हेलो फ्रेंड्स, मैंने संभव क्लासेस नाम से नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है, जिसका एकमात्र मकसद है जो थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे आता है उसे आप लोगों तक पहुंचाना। तो दोस्तों, आज हम भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यदि आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले उस समय की परिस्थितियों को जान लेते हैं कि उस समय क्या परिस्थितियां थी। यूरोप और भारत की अगर बात करें तो प्राचीन काल से ही भारत का जो व्यापारिक संबंध है वो पश्चिमी देशों के साथ था, लेकिन वो जो व्यापार होता था वो लाल सागर और भूमध्य सागर होते हुए होता था। ये जो रास्ता था ये काफी कठिन रास्ता था, जिस कारण से यहां से व्यापार करना बहुत मुश्किल था। फिर भी स्थलीय मार्ग से वो व्यापार होता था। बीच में कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती है कि ये जो मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाता है। 1453 में क्या होता है, यूरोप का जो पूर्वी देश है, पूर्वी क्षेत्र है, कुस्तुनिया, वहां पर अरबों का आक्रमण हो जाता है और वो उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं, जिस कारण से ये जो मार्ग है ये यूरोपियों के लिए बंद हो जाता है। अब क्या होता है, यहां से नई भौगोलिक खोजों का दौर शुरू होता है, यानी कि यूरोपीय जो लोग हैं वो नए नए मार्गों के खोज शुरू कर देते हैं। इस समय की अगर बात की जाए तो यूरोप में पुनर्जागरण का दौर चल रहा था। पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जागना। जबकि भारत जो है वो सल्तनत काल का आखिरी समय उस समय चल रहा था। भारत को क्या माना जाता है, प्राचीन काल से ही काफी समृद्ध देश माना जाता है, इसलिए इसे प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। तो यूरोप में पुनर्जागरण का जो दौर है वो शुरू होने से क्या होता है, यहाँ पर नई नई जो साहित्य रचनाएं हैं वो लिखी जाने लगी, नई नई कलाकृतियां बनाई जाने लगी और नई नई मशीनों आदि का आविष्कार होने लगा, जिस कारण से उन मशीनों आदि के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी, जिस कारण से वो अन्य देशों से उस कच्चे माल को, जो उनके पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं था, वो अन्य देशों से प्राप्त करके उन सब चीजों को पूरा कर सकते थे या उन चीजों की पूर्ति कर सकते थे। इसी उद्देश्य से विशेष तो दो देशों के जो राजा थे, एक तो स्पेन और दूसरा पुर्तगाल, इन दोनों देशों के राजाओं ने अपने देश के जो नौसेना और नाविक है उनको काफी ज्यादा प्रमोट किया कि आप जाइए, नए नए मार्गों की खोज करिए और दूसरे देशों से, पूर्वी देशों से व्यापार कर अपने क्षेत्र को समृद्ध बनाए। तो इसी कड़ी में क्या होता है, 1492 में कोलंबस क्या करता है, भारत के लिए स्पेन से निकलता है। स्पेन का जो यात्री था वो क्या होता है, 1492 में भारत के लिए निकलता है, लेकिन वो किसी कारणवश भारत ना पहुंचकर उत्तरी अमेरिका पहुंच जाता है। यानी कि निकला तो वो भारत के लिए था, भारत की खोज करने निकला था, लेकिन वो उत्तरी अमेरिका पहुंच जाता है। इसलिए ये क्या कर देता है, 1492 में उत्तरी अमेरिका की खोज या अमेरिका के लिए समुद्री मार्ग की खोज कर देता है। इसके पश्चात पुर्तगाल के जो उस समय शासक थे
प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, वो भी अपने जो देश के नाविक और नौसेना है उनको प्रोत्साहित करते हैं कि जल मार्गों की वो खोज करे अपने देश के लिए। तो इसी प्रोत्साहन के कारण 1498 में वास्कोडी गामा भारत के निकलते हैं। इससे पहले वास्को डी गामा से पहले एक और यात्री भारत की खोज पर निकलता है, बार्थोलोमा डियाज। वो भारत की खोज के लिए निकलता है, लेकिन वो भारत नहीं पहुंच पाता है। वो क्या होता है, अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु की खोज करते हैं, वहां से फिर वो पुनः वापस निकल जाते हैं, जिसे क्या कहा गया, केप ऑफ गुड होप या आशा अंतरीप, उसे कहा गया। ठीक है, निकला तो ये भी भारत की खोज पे था, लेकिन वो यहां पर अफ्रीका के जो दक्षिणतम बिंदु है वहां से फिर वापस मुड़ के वापस चला जाता है। फिर 1498 में वास्को डी गामा भारत के लिए निकलते हैं और ये केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत के दक्षिण राज्य केरल के कालीकट पहुंच जाते हैं। कालीकट नामक स्थान पर पहुंच जाते हैं। वहां पर जो शासक था उस समय, वो हिंदू शासक जमोरिन था। वो वास्को डी गामा का क्या करते हैं, स्वागत करते हैं और उन्हें अपने राज्य में शरण देते हैं। कुछ समय वास्को डी गामा भारत में रहते हैं, उसके पश्चात वो वापस निकलते हैं। अपने साथ वो क्या ले जाते हैं, काली मिर्च और मसालों को साथ ले जाते हैं। जब वो काली मिर्च और मसाले अपने साथ ले जाते हैं तो वो देखते हैं कि जितना उनका यात्रा भी व्यय वगैरह था उसको काट के वो उससे 60 गुना मुनाफा कमाते हैं। ये देखकर देश के जो अन्य लोग हैं वो भी भारत के और आने के लिए उत्सुक होते हैं। तो यहां से क्या होता है, भारत के लिए अरबों का जो मार्ग है, समुद्री मार्ग है, वो खुल जाता है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से देश भारत आते हैं। सबसे पहले तो पुर्तगाली आते हैं। पुर्तगाली आते हैं 1498 में। उसके पश्चात आते हैं डच 1595 में। फिर आते हैं अंग्रेज 1600 में। फिर डेनिस आते हैं 1616 में। फिर आते हैं फ्रांसिस लोग 1664 में। तो इस क्रम में यूरोपीय जो लोग हैं वो भारत आते हैं। अब हम सबसे पहले पुर्तगालियों के बारे में पढ़ेंगे। पुर्तगाली जो लोग हैं वो 1498 में सबसे पहले वास्को डी गामा आते हैं। फिर 1500 में पेड्रो द कैब्राल के नेतृत्व में एक दल और आता है और 1503 में पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों की स्थापित होती है कोचीन में।
1503 में क्या होता है, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित होती है। उसके पश्चात 1505 में पहला जो पुर्तगाली वायसराय है फ्रांसिस डी अल्मेडा फ्रांसिस डी अल्मेडा वो भारत में वायसराय बनकर आता है, जो कि 1509 तक भारत में रहता है। इसने एक पॉलिसी चलाई, ब्लू वाटर पॉलिसी, या इसे नीले पानी की नीति भी कहा गया। इसका एकमात्र उद्देश्य था कि जो हिंद महासागर है उस पर अपना नियंत्रण स्थापित करना, ताकि अन्य देश कोई भारत के साथ व्यापार न कर सके। तो फ्रांसिस डी अल्मेडा पहले वायसराय थे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो पुर्तगाली जो कंपनी थी। उसके बाद जो मुख्य है वो है अल्बुकर्क। इन्हें वास्तविक पुर्तगाली साम्राज्य के भारत में संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ये क्या कहा जाता है, पुर्तगाली साम्राज्य के भारत में वास्तविक संस्थापक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। ये 1509 में भारत आते हैं और 1515 तक भारत में वायसराय बनकर रहते हैं। इनकी जो मुख्य उपलब्धि थी वो थी 1510 में गोवा को बीजापुर का जो शासक था यूसुफ आदिल शाह उससे जीतना। इसने क्या करा, 1510 में बीजापुर के शासक से गोवा को जीत लिया। ठीक है। और इसने एक नीति चलाई, मतलब इसको पता था कि यदि हमें भारत में लंबे समय तक शासन करना है तो यहां के लोगों के साथ हमें क्या करना होगा, खून का रिश्ता बनाना होगा। इसीलिए इसने जो आपका पुर्तगाली जो पुरुष है उनको भारतीय महिलाओं के साथ शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो ये थे अल्बुकर्क। इसके पश्चात जो मुख्य थे वो थे नीनो डी कुन्हा। ये 1528 में भारत आते हैं और 38 तक भारत में रहते हैं। इन्होंने क्या करा, अब तक जो पुर्तगालियों की राजधानी थी वो कोचीन थी, लेकिन इसके पश्चात इन्होंने क्या कर दिया, अपनी राजधानी को कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया। कब? 1530 में। 1530 में क्या कर दिया इन्होंने, राजधानी को कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया। तो इस तरीके से ये आपका पुर्तगाली जो साम्राज्य है वो भारत में पनपने लगता है। अब पुर्तगाली जब भारत आए, पुर्तगाली जो लोग थे वो भारत आते हैं तो वो अपने साथ बहुत सारी चीजों को लेके आते हैं। जैसे कि जब पुर्तगाली भारत आते हैं तो वो अपने साथ पपीता, अनानास, लीची और आपका काजू वगैरह की खेती भी अपने साथ लाते हैं और भारत में उसका प्रयोग करते हैं। तो ये तो थे पुर्तगाली। कल अगली जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे डच, फ्रांसीस और अंग्रेजों के बारे में।